तो हम काइंडली प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कोई भी एक मैसेज के थ्रू कि आप रूल बताने वाली बात काइंडली उससे जो भी सवाल हो क्लास के एंड में पोर्टल के ऊपर कीजिए। पोर्टल टैक्स क्रेडिट जो हमारा एक ऑफिस डिडक्शन एंड बिजनेस यूज ऑफ व्हीकल, बिजनेस यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल इसको कर देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों? क्योंकि अगेन वही वाली बात है कि कोई सीपीए आपसे कोई भी जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलती हैं, लेकिन सम टाइम आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस भी अगर आप देना चाहें, जैसे टैक्स क्रेडिट आपको सिखाया मैंने, तो टैक्स क्रेडिट में अगर आप अपने सीपीए पे इंप्रेशन मानना चाहते हैं या अच्छा वो होता है तो उधर नोट लिख के दिया जाता है कि मेरी नज़र में ये चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन वो भी बड़े देखभाल के, ऐसा ना उल्टा हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू बोलना। क्योंकि मैं बाज़ औक़ात मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं कहता हूँ कि लिंक्डइन को यूज़ करें, लेकिन माशाल्लाह वो 2 महीने या डेढ़ महीने की क्लास के बाद ही वेरी एक तो गुड एक्सपर्ट भैया, दिखना शुरू वेरी कर गुड। देते हैं और दूसरा पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो पोस्ट करते हैं तो वो सब खुल के सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप पोस्ट भी क्या करोगे? आपको क्या पता कि यार कौन-सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप तो जो भी इधर पढ़ोगे, अभी वो एक समंदर में तैरना शुरू किया, तो आप पोस्ट वही लगाओगे, चाइल्ड होम ऑफिस डिडक्शन, बिज़नेस यूज़ ऑफ व्हीकल वगैरह-वगैरह। अब ऐसे क्या होता है कि ऐसे बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो जाती है कि यार इसका लेवल बहुत कम है। तो हमेशा याद रखा करें कि अगर आपको लिंक्डइन पे यूज़ करना है तो मैंने आपको समझाया था एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी। तो एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाई थी और अब ज़रा एक आध कोर्स भी लिंक्डइन के ऊपर आ गए हैं मुतालिक, तो वो भी ज़रूर लीजिए। हमारा पेज कोई या यूट्यूब है, वहाँ पे आपको लिंक्डइन के पूरे-पूरे कोर्स मिल जाएँगे, तो आई विल सजेस्ट यू कि उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। लिंक्डइन इज़ वेरी पावरफुल टूल, बाकी जो स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई थी उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अच्छा जी, होम ऑफिस डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये बाज़ औक़ात इसके अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो जैसे-जैसे इन्फ्लेशन यूएस में बढ़ता जाता है, तो जॉब की वहाँ पे किल्लत होती चली जा रही है और लोग बिज़नेस की तरफ, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है कि आप कल अपनी जॉब छोड़ें, वो तो पाकिस्तान में भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ें और फ़ौरन बिज़नेस शुरू कर दें। तो होता क्या है कि जो वहाँ पे 90% स्टार्टअप्स जो शुरू होते हैं या 90% चीज़ें जो वहाँ पे शुरू होती हैं, वो अपने बिज़नेस के साथ ही लोग काम कर रहे होते हैं। जैसे जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया उसके अंदर भी बंदा सुबह में जॉब कर रहा है और शाम में एक छोटा-सा स्टार्टअप करना शुरू किया। तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात लोग अपना पीएनएल तो दे देते हैं आपको। मिसाल के तौर पे उन्होंने क्या किया कि सुबह में वो जॉब कर रहे हैं जॉनी लीवर साहब, और शाम में उन्होंने जैसे मैंने अभी आपको कैथराइन का पिछले अभी रिटर्न दिखाया था, तो कि कैथराइन ने क्या किया था कि कैथराइन डी किंग जो थी, अपना से पीएनएल दे दिया था। अगर मैं इस पीएनएल को देखूँ थोड़ा-सा ज़रा गौर से ज़रा पीछे जाता हूँ मैं, और ज़रा मैं ये पीएनएल हम देखते हैं ज़रा। इस पीएनएल से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है ये, देखिए। ये अभी कैथराइन डी किंग का पीएनएल है। अब यहाँ पे आ रहा है $6000 का रेंट। तो समझ आता है कि यार इन्होंने कोई छोटा-मोटा ऑफ़िस लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ $300-400 का ऑफ़िस मिल जाता है एक कमरे का, और यूएस के अंदर जो ज़्यादातर मेरे जो दोस्त वगैरह यहाँ से जाते हैं उनको $300-400 के ही ऑफ़िस की ज़रूरत होती है, स्पेस के लिए, इतने बड़े ऑफ़िस की ज़रूरत होती नहीं है। तो इधर समझ आता है कि इनके जो सिनेरियो के अंदर रेंटल इनकम मौजूद है, तो आप एज़्यूम कर सकते हैं कि इनका ऑफ़िस है। लेकिन आपके पास अगर ऐसा रिटर्न आता है के अंदर सिंगल मेंबर एलएलसी है या मल्टी मेंबर एलएलसी भी, और उसके अंदर आपको ऐसे इंडिकेशन आ रहे हैं जैसे रेंट नहीं है उसके अंदर, यूटिलिटीज़ नहीं है उसके अंदर, ये 2-3 चीज़ें जो एक ऑफ़िस को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती हैं, वो नहीं है। तो आप एज़्यूम कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि बाज़-औक़ात लोग जो उनका अपना पर्सनल एड्रेस होता है, वही ऑफ़िस का एड्रेस भी होता है। तो उससे आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि यार ये अपने घर पे कर रहा है। तो अगर एक बंदा $1,00,000 का आपको पीएनएल देता है, तो उसके अंदर से आप उसके 6 से 8,000 डॉलर, 6 से 8,000 डॉलर, इवन के $10,000 तक का एक्सपेंस निकाल सकते हैं, होम ऑफिस डिडक्शन और बिज़नेस यूज़ ऑफ पर्सनल व्हीकल, ये दोनों अलाउएबल खर्चे होते हैं यूएस के अंदर। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर आप अपना घर यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये टैक्स क्रेडिट को 2 मिनट के लिए हटा देता हूँ। अगर आप अपना घर यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप सुबह जॉब पे जाते हैं, शाम में काम करते हैं या फुल टाइम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप कोई ऑफ़िस ले सकें। तो आपने क्या किया कि अपने ही घर का एक कमरा मुख्तस कर दिया। अब जो भी अल्फ़ाज़ मैं बोलता जाऊँगा, उन अल्फ़ाज़ को ज़रा कैटेगोरिकली सुनते जाइएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसने घर का एक कमरा मुख्तस कर दिया। मुख्तस करने का मतलब ये होता है कि डेडिकेट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो ड्राइंग रूम में बैठ के, किचन में बैठ के, छत पे बैठ के, लॉन में बैठ के काम कर रहा है। उसने एक जगह डेडिकेट कर दी और रेगुलर बेस के ऊपर वो उसी जगह पे बैठ के काम करता है, लेकिन और किसी का आना-जाना वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब मैंने क्या कहा, एक्सक्लूसिवली इसे कहते हैं। एक तो होता है डेडिकेटली, एक्सक्लूसिवली। ये दोनों मैंने इसलिए कहा है कि मिसाल के तौर पे मैं अपने किचन की कैबिनेट है, मैं किचन की जैसे स्लिप्स होती हैं, मैं अपनी वाइफ के साथ बात करता रहूँ और एक किचन के अंदर बैठ के रोज़ाना वहीं बैठ के रहेगा। सुबह भी ज़्यादातर लेडीज़ का टाइम किचन में ज़्यादा गुज़र रहा होता है, तो मैं उनके साथ ही चले ठीक है, मैंने एक टेबल लगा ली और किचन की जो स्लिप है, वहाँ पे जाके मैंने अपना लैपटॉप भी करता है तो काम भी करता रहता हूँ। लेकिन इस चीज़ को अगर मैं देखूँ कि वो जगह जो है वो तो मैंने मुख्तस तो कर दी, ठीक है? लेकिन वो एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ऑफ़िस का काम नहीं हो रहा, वो किचन का काम भी हो रहा है। तो इससे ये बात साबित हुई, ये सिर्फ़ वर्डिंग के लिए है, किताबों में है, लेकिन बाय प्रैक्टिकल ऐसा मुझे नहीं लगा होता। तुम पढ़ कोई रही भी हो, हायर-रिस्क ऑफ़िसर तो बंदे के तुमने घर पे फिर जाके तुम चेक नहीं करता। अब ज़्यादा शातो नादिर कोई ऐसी उसको ऑडिट आ जाए और इतना बड़ा खर्चा उसने क्लेम कर लिया, $8-10,000 $12,000 इज़ नॉट द इश्यू, ठीक है? वो आराम से क्लेम भी हो जाता है और आप इतना ही ऑलमोस्ट क्लेम करते हैं। क्योंकि एक बंदे की सैलरी अगर इनकम 60-70,000 है, तो अपने घर के ऊपर 25-30% 40% खर्च परसेंट का अगर आप 25-30% यूज़ करते हैं, तो $10-12,000 ही बनता है। तो इससे ये साबित हुआ कि होम ऑफिस डिडक्शन के लिए
होम ऑफिस डिडक्शन के लिए भले टाइम में काम कर रहे हैं, भले आप फुल टाइम में काम कर रहे हैं, होम ऑफिस डिडक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका ऑफिस ना हो। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस आपका घर ही हो, वही कमरा हो, और एक ऐसी जहाँ एक्सक्लूसिवली और रेगुलरली आप उसे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होती हैं, तो इस सूरत के अंदर आप अपने घर का खर्चा, अपने घर के ऊपर जो खर्चा किया है, मिसाल के तौर पर रेंट में, अगर आप रेंटल घर में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस घर के रेंट का पोर्शन, अब मैं मिसाल के तौर पर एज्यूम करता हूँ कि एक घर है जो 1000 स्क्वायर यार्ड्स का है, वहाँ पे स्क्वायर फीट चलते हैं यूएस के अंदर, ओके, 1000 स्क्वायर यार्ड से चलते हैं स्क्वायर फीट, तो एक घर है जो कि स्क्वायर फीट का, उसके अंदर तो मैं कहता हूँ 4 कमरे हैं लेट्स सपोज, और उन 4 कमरों के मैंने एज्यूम कर लिया कि मैं एक कमरा यूज़ कर रहा हूँ जिसका जिसका जो रुकबा है वो 25 ढाई स्क्वायर फीट है, तो इसका मतलब है मैं 25% जो है उस घर को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब उस घर से खर्चा आएगा, मिसाल के तौर पर तो अब उस घर की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका 25% मैं पे करूंगा, मैं अपने पास ज़्यादा खर्चा ले लूंगा। उस घर का जो इंटरनेट का बिल है उसका 25% मैं अपने पास ले लूंगा। उस घर का टेलीफोन का है बिल है, मैं वो 25% अपने पास ले लूँ। उस घर का जो इंश्योरेंस है वो 25% मैं अपने पास ले लूंगा। अगर मैं मॉर्गेज है तो उसका मॉर्गेज का जो इंटरेस्ट है वो मैं 25% अपने पास ज़्यादा एक्सपेंस ले लूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स है उसका 25% मैं अपने पास ले लूंगा, ठीक है, लेकिन गैस का बिल अपने पास नहीं लूंगा, क्योंकि गैस इसके अंदर मेरे ऑफिस के अंदर यूज, अलग बात है आप इसको भी एज्यूम कर ले कि भाई खाना तो बंदा चाय वाय तो बना लेता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक केटल यूज होगी, तो केस को आप साइड ही रखें। तो इन शॉर्ट कि अगर आप पास घर ऑफिस नहीं है और आप रेगुलरली और एक्सक्लूसिवली एक जगह को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप इजीली अपने भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, इस कंडीशन के अंदर आप अपना होम ऑफिस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये क्या, मैं अगर मिसाल के तौर पे जॉब करता हूँ, अब कोविड का ज़माना आ गया, अब पता नहीं चलता कि कोविड तो एक हमें झलक दिखाई गई थी, हो सकता है कुछ ऐसा और फ्यूचर के अंदर आ जाए, तो क्या मैं जो जॉब कर रहा हूँ एज ए एम्प्लॉय हूँ और एम्प्लॉयर है वो कहता है भाई आप फुल टाइम रिमोट बेस पे काम कीजिए, तो क्या मुझे भी ये अलाउ होगा? तो कोविड से पहले था ये सारा अलाउ, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया है, तो ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को मौजूद है जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब के खर्चे से एडजस्ट नहीं होगा, जॉब की इनकम से एडजस्ट हो, तो लेकिन ये एडजस्ट होगा आपकी जो सिंगल मेंबर एलएलसी है उसके जो एक्सपेंस होगा उससे एडजस्ट होगा, ठीक है। अभी मैं कहता है के अंदर ये आपको दिखा भी दूंगा। तो अब हमारे को ये साबित हो गया कि यार अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको अभी किताबों में ही बता दिया कि जितना भी आपने परसेंटेज यूज किया है, ठीक है, जितने भी परसेंट, तो जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे के सारे आप क्लेम कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक हर कोई है ना खर्चे संभाल के नहीं रखता, और हर नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में ऑडिट के चांसेस 0% होते हैं, लेकिन जब आप आइटमाइज डिडक्शन लेते हैं तो अल्टीमेटली आपके पास ऑडिट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा क्लेम किया, उसकी स्लिप्स को रखना, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना। इसी तरीके से जो होम ऑफिस डिडक्शन के दो मेथड हैं, इनका एक है सिंप्लीफाइड मेथड। सिंप्लीफाइड मेथड के अंदर कोई ऑडिट नहीं आता, बहुत सिंपल सा मेथड होता है, और दूसरा मेथड है रेगुलर मेथड, ठीक है। सिंप्लीफाइड मेथड क्या कहता है? होम ऑफिस डिडक्शन को मिसाल के तौर पर मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, घर पे बैठ के मैंने एक कमरा बना लिया, कमरा बनाने के बाद मैंने उसके अंदर ऑफिस का काम करना शुरू कर दिया, रेगुलरली एक्सक्लूसिवली उसी कमरा हूँ। जैसे मैं अपने अभी भी मैं अपने घर में अगर देखा जाए तो मैंने एक कमरा बनाया हुआ है जिसके अंदर ये सारे काम मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। एक मीटिंग के लिए ऑफिस छोटा सा बना लिया है, जिधर मीटिंग होती है वो भी इंस्टीट्यूट के लिए बनाना पड़ा, अदरवाइज मेरा सारा का सारा सेटअप रिमोट बेस के ऊपर। तो अब अगर मैं यूएस में होता तो मैं रेगुलरली एक्सक्लूसिव यूज करता, तो मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक मेथड है सिंप्लीफाइड मेथड और दूसरा है रेगुलर मेथड। सिंप्लीफाइड मेथड क्या है कि जॉनी कॉल किया, आपको बोला सर आपके है ना मैंने पीएनएल देखा है और पीएनएल के अंदर मुझे रेंट नजर नहीं आ रहा, ये असम्पशन दे रहा हूँ कि रेंट नजर नहीं आ रहा और यूटिलिटीज वगैरह नजर नहीं आ रही, तो बैठ के काम कर रहे हैं? बोले हाँ मैं घर से बैठ के काम कर रहा हूँ। बोले सर तो फिर तो आप तो होम ऑफिस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और खर्चा क्लेम कर सकते हैं। तो जॉनी लीवर साहब यार वंडरफुल, तो बताओ मैं क्या करूँ? बोले सर दो मेथड है, एक सिंप्लीफाइड मेथड है और एक रेगुलर मेथड है। तो बोले सिंप्लीफाइड मेथड क्या है? बोले सर सिंप्लीफाइड मेथड का मतलब ये है कि जितना भी आप स्क्वायर फीट यूज कर रहे हैं, तो आप कितना यूज कर रहे हैं घर का हिस्सा? मेरे 4 कमरे हैं, 4 कमरों पूरा घर 1000 स्क्वायर फीट का है, तो मैंने एक कमरा जो है वो 250 स्क्वायर फीट का वो यूज कर रहा हूँ। तो बोले सर अगर आप सिंप्लीफाइड मेथड पे जाएंगे ना तो $5 पर स्क्वायर फीट आपको अलाउ होगा। अच्छा, तो अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 250 करूँ तो तकरीबन ये बन जाता है $1250 का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। बस बोले सर बिल्कुल ऐसा ही, इतना ही सिंप्लीफाइड मेथड में। बोले और दूसरा रेगुलर मेथड? बस रेगुलर मेथड में ये है कि जितने भी घर के खर्चे हैं आपके, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, पानी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंश्योरेंस है, मॉर्गेज इंटरेस्ट है, आगे जाके बताऊंगा डेप्रिसिएशन भी है, लेकिन अभी तक आप ये रखें कि ये सारी चीज़ों के सर पूरे साल के मुझे बिल चाहिए होंगे जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 से, जो आपने पे किए, नॉट एक्रुअल बेसिस। तो अच्छा ठीक है यार, ये मैं खर्चे तो दे नहीं सकता, सॉरी यार, मैं तो सारा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है यार, मैं खर्चा नहीं दे पाऊंगा। तो यार क्या करूँ सर? मैं सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर लें? जी हाँ, सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर लो, जो भी मैंने पीएनएल भेजा है ना उसमें ये $1250 माइनस कर देना एज अ होम ऑफिस डिडक्शन। तो सिंप्लीफाइड मेथड में क्या होता है कि जितना भी आप स्क्वायर फीट यूज करते हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन सिंप्लीफाइड मेथड में एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप 300 स्क्वायर फीट से कर सकते हैं। मतलब ये है कि $1500 का खर्चा क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। एक तो सिंप्लीफाइड मेथड में चीजें भी आपको मिल भी कम रहा है, और दूसरा आपको सिर्फ और सिर्फ 300 स्क्वायर फीट तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेगुलर मेथड में क्या है, बहुत मजे हैं, लेकिन वही बात है, इट विल अट्रैक्ट, चांसेस बढ़ जाते हैं, होता नहीं है लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत, आप एबनॉर्मल खर्चा क्लेम कर लें। अब यहाँ पे ये ना सवाल कीजिएगा भाई कि एबनॉर्मल खर्चा क्या होगा, ये ऑडिट का अपनी सवाल है, आपको इसमें बहस में भी नहीं पड़ना, ना आपका काम है। अगर कस्टमर कहता है पूरे का पूरा घर जो है ना मैं ऑलरेडी यूज करता हूँ, यूज कर लो भाई, खर्चा उसकी मर्जी, उसका काम। वो कहता है 50% यूज करता हूँ, 50% यूज। तो
अब रेगुलर मेथड में क्या होता है कि रेगुलर मेथड के अंदर दो तरीके हैं। पहले तो होम ऑफिस डिडक्शन के दो तरीके हैं, सिंप्लीफाइड मेथड जो $5 पर स्क्वायर, और दूसरा तरीका रेगुलर मेथड है। रेगुलर मेथड में कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक 4 कमरों के मकान में से एक कमरा जो है वो मुख्तस कर दिया। मैंने बोला यार ये मेरा है ना कि ये वाइफ से डिस्कशन हुआ, मैंने ना एक रूम पर स्टोर रूम बना दिया, तो आप इसी को कर लीजिए, खाली इसी को ऑफिस बना लें। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस कमरे के अंदर मैं गया तो इसकी हालत ख़राब थी, तो मैंने क्या किया, इस कमरे के ऊपर पेंट करवाया। पेंट करवाने के बाद कालीन वगैरह बिछाया। फिर यहाँ मैं अपने लिए नई सी टेबल लेके आया, लाइटिंग करवाई यहाँ पे अलग से, ठीक है ना। और ये मैंने क्या किया, कुछ कुर्सियाँ रखी, ठीक है, और एक कंप्यूटर भी लेके आया नया, मैंने यार ऑफिस अलग के लिए लेके आया, घर के लिए अलग कर देते हैं, ऑफिस अलग कर, एक प्रिंटर भी लेके आया वगैरह वगैरह। तो अब क्या हुआ कि इस कमरे के अंदर जो मैंने खर्चा किया है ये कहलाएगा डायरेक्ट कॉस्ट। कलर अगर पूरे घर के अंदर कलर हो रहा होता और वो होता है $2000 का, $1000 का मिसाल के तौर पे, तो फिर तो मैं 25% ले लेता, $250। लेकिन इस ये जो कमरा जो कि जिसको मैंने ऑफिस डिक्लेयर कर दिया, अब इस कमरे की इसके लिए इसको मेंटेन करने के लिए जो मैंने खर्चा किया उसे कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये वन टाइम ही आपके पास आता है। इसके बाद जो खर्चे सारे इनडायरेक्ट। अब क्या हुआ, साल का मिसाल के ऊपर मैंने 1 जनवरी 2023 को ये कमरा स्टार्ट किया मिसाल के ऊपर। अच्छा, जब मैंने स्टार्ट कर लिया तो स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ कि मैंने इसके अंदर कलर किया, सारी चीज़ें इसको मेंटेन कर दिया, तो इस साल मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया कुछ। फिर इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ साथ मेरे पास आ गए कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें मेरा प्रॉपर्टी टैक्स, घर का इंश्योरेंस, मोर्गेज का इंटरेस्ट, ठीक है, और मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का बिल, टेलीफोन का बिल, इन सब का मैंने एक पूरा मिसाल के तौर पे बन गया $20000 का। 25% मैंने ले लिया, $5000। और डायरेक्ट खर्चा जो इस कमरे को बनाने में लगा था वो भी $5000। तो अब मैं टोटल एक्सपेंस जो बुक करूंगा अपने पास होम ऑफिस डिडक्शन में, वो बुक करूंगा मैं 10,000। अब देखिए कि आपकी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन से किस तरीके से उस कस्टमर के ये नहीं पता होता, कस्टमर जो रेगुलर काम कर रहे हो तो उनको तो पता होता है, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर्स भूल जाते हैं होम ऑफिस डिडक्शंस बताना, ठीक है। तो अब हम इसको सिस्टम पे देखेंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों को हम सिस्टम के ऊपर देखेंगे कि किस तरीके से होम ऑफिस डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड सिस्टम पे काम करता है, ठीक है जी। आइए मैं सिस्टम खोल रहा हूँ, 2 मिनट के लिए खामोश होऊंगा, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। 2 मिनट के लिए खामोश, प्रो कनेक्ट खोल। प्रो कनेक्ट की स्पीड स्लो है तो खोलने में चलिए जी। कैथरीन डी किंग के रिटर्न के ऊपर हम आ गए, जरा इसको नॉर्मल कंडीशन पे आते हैं। मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि इन मोहतरमा का जो है वो जो रेंट मिसाल के तौर पे इनके पास होम ऑफिस डिडक्शन इनको क्लेम करनी है। इन्होंने सिर्फ मुझे $1 लाख का खर्चा दे दिया, ठीक है ना। अगर मैं इसको $1 लाख को सिर्फ लेके बैठ जाऊँ, ठीक है, तो इसके ऊपर इनका जो है वो टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेथड यूज़ करूँगा, यहाँ पे आइए, ये रहा आपका यूज़ ऑफ फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ आएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे इस सिस्टम को कि भाई ये खर्चा कहाँ जाएगा। ये सिंगल मेंबर एलएलसी जो होती है वो हमारी जाती है कैजुअल सी के अंदर, ठीक है। फिर वहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम में कैजुअल सी खुला हुआ है, तो ये वहाँ पे हो सकता है 2 बिजनेस भी हो, 3 भी हो एक ही कमरे के अंदर, तो आप उसको टाइम देते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आप एलोकेट करते हैं। आगे चलिए। सबसे पहले ये कह रहा है कि बिजनेस यूज एरिया कितना है आपका, मैंने कहा 250 स्क्वायर फीट। इससे का टोटल स्क्वायर फीट कितना है घर का, 1000। ओके। अब ये पूछेगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। मैं कहूँगा यार पहले मैं यूज करना चाहता हूँ सिंप्लीफाइड मेथड, जिसे रेगुलर या एक्चुअल मेथड दोनों कहते हैं, ठीक है ना। आ गया बस। अब ये मैंने कर दिया इतना सा सिंप्लीफाइड मेथड के अंदर। पहले आप इसका सी में जाएंगे, तो ये देखिए पहले इसका जो टैक्स लग रहा था वो $1 लाख के ऊपर लग रहा था। अब जो टैक्स लगेगा वो $98,750 के ऊपर लगेगा। लेट्स सपोज अगर इसका रेट 22% था तो आपने इतने का टैक्स बचा के दे दिया, सिर्फ एक छोटी सी बात से आपने उसको तकरीबन अगर 22% का रेट लगाया जाए तो कुछ $300-350 का आपने इसका टैक्स बचा दिया। तो इस तरीके से आप इसे बेनिफिट देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ, जिसे हम एक्चुअल मेथड या रेगुलर मेथड कहते हैं। मैंने कहा जनाब मैं यूज करना चाहता हूँ एक्चुअल मेथड, ठीक है। तो एक्चुअल मेथड यूज करना चाहते हैं, कहाँ है जी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहे। सबसे पहले मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखूंगा, सिर्फ एज्यूम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें नंबर डाल देता हूँ मैं कहता हूँ यार मेरे पास जो मोर्गेज इंटरेस्ट आया था वो मैं कह देता हूँ यार ये था $10,000 का, ठीक है। रियल इस्टेट आया था, ठीक है ना, ये था मेरा $5,000 का, चलिए चलो 3,000, ठीक है। इंश्योरेंस मैंने पे किया है $1,000 का,
रेंट तो है ही नहीं, क्योंकि अपना घर होगा तो आपके पास मॉर्गेज इंटरेस्ट नहीं आएगा, और लेकिन अगर रेंट पे घर होगा तो रेंट आप यहाँ डाल देंगे, बाकी खर्चे वैसे रहेंगे। मॉर्गेज इंटरेस्ट और प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आएगा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी नहीं आएगा। क्यों? ये आपकी टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लैंडलॉर्ड के साथ क्या है। लेकिन जब आप रेंट पे घर लेते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी क्लेम करेंगे और रेंटल एक्सपेंस क्लेम करेंगे, तो वो यूटिलिटी में आके वो क्लेम करेंगे। बाकी अगर आपने अपना घर है जो कि मॉर्गेज के ऊपर आपने लिया हुआ है, तो आपके मॉर्गेज का इंटरेस्ट क्लेम करेंगे, मॉर्गेज इंटरेस्ट से आप प्रॉपर्टी टैक्स भी क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस भी क्लेम करेंगे। ठीक है, तो मैं यूटिलिटी भी कह देता हूँ कि पूरे साल में मेरी आई थी $12,000। ये इंडायरेक्ट खर्चा है, सिस्टम ऑटोमेटिकली ये लेके चला जाएगा। ये मैं आपको सिर्फ जनरल दिखा। अब आप यहाँ क्या करेंगे, ये सारा खर्चा हो गया, अब सिस्टम ने आपने सिस्टम को बता दिया, अब सिस्टम खुद काम करेगा। इसके अंदर जैसे स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड मेथड के अंदर 300 स्क्वायर फीट तक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा एलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी का घर 2000 स्क्वायर फीट का है और वो कहता है 400 स्क्वायर फीट में यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंप्लीफाइड को सिर्फ 300 स्क्वायर फीट ही अलाउ होगा। लेकिन जो एक्चुअल मेथड है या जो रेगुलर मेथड है उसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट है और ना ही कोई स्क्वायर फीट की लिमिट है। लेकिन ये कि ऑडिट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको तकरीबन 3 से 6 साल सिर्फ जमा करके रखनी होगी। तो ये देखिए कि 6500 का वो आ गया। ठीक है, तो अब आपने कितना बच्चे को फायदा दे दिया, सिर्फ उससे सवाल करके कि सर कि आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपने उसको 6500 का खर्चा दिया। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे उसने इनडायरेक्ट डायरेक्ट का एक्सपेंस भी किया। ठीक है, मिसाल के तौर पर इनडायरेक्ट के साथ साथ उसने डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किए हैं। लेट सपोज रिपेयर मेंटेनेंस में उसने लगा दिए, चलें $3000 लगा दिए मिसाल के तौर पर, क्योंकि रूम की रिपेयर मेंटेनेंस ही होगी ना, इससे ज़्यादा क्या होना और क्या होना, बाकी सब तो आपने इनडायरेक्ट में ले ही लिया। तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, ये परसेंटेज के बेस पे नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली घर पे लगाई। ये देखिए 9500, 6500 इनडायरेक्टली आ रहा था और 3000 आपने डायरेक्टली इस रूम के ऊपर लगाया है, जो कि परसेंटेज की बेस पे नहीं आएगा, तो वो सीधा सीधा खर्चा इधर चला गया। तो अब आप $90,500 के ऊपर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी एक ऑब्जर्वेशन से उसको आपने अगर 22% का रेट है अगर उसका इतनी इनकम के ऊपर, तो आप देखिए वो सीधा सीधा $2200 का बेनिफिट आपने उसको टैक्स की मद के अंदर दे दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, टैक्स क्रेडिट वगैरह कोई आपसे, क्योंकि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ फॉर सीपीएफ फॉर्म्स, और सीपीएफ फॉर्म्स में ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। लेकिन कि जब आप देखें, मैं आपको सिंपल बताऊं, हम तो भाई सीधा सीधा ये सारी चीज़ें अब देखना बंद कर दी हैं। हमने सीपीओ कह दिया भाई आप जानो, आपका काम जाने, हमें माल बनाना है। लेकिन जब शुरू शुरू में फर्म थी तो छोटी मोटी चीज़ें हम ये ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं खुद ही रिव्यू करता हूँ हमेशा, और फिर आगे जाती है चीज़। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था अपनी कंपनी का कि किस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर बड़ा सिंपल सा होता है, कुछ नहीं होता। हमने सिर्फ रिव्यू करना होता है, दिन में हमने फाइल प्रिपेयर करते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। ठीक है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, तो इस हिसाब से ताकि मुझे भी रिव्यू करना होता है और देखना होता है। तो आप क्या कर रहे हो, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है। ये सीपीए का काम है, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर। यू आर अ टैक्स ओके, और आपको जो चीज़ें दी जाएंगी यू जस्ट प्रिपेयर एंड गिव द नोट। हाँ, अगर आप ज़्यादा आपके पास टाइम है या आपने आवरली बेस के ऊपर जॉब ली है, तो आप ये नोट्स और थोड़ा रिव्यू कर लीजिए, अच्छा लगेगा उसे। पर रिटर्न के ऊपर पेश लिए तो आपके कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू प्रिपेयर टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम एज पर द लॉ। बस टैक्स प्रिपेयर की जिम्मेदारी। बाकी रिव्यूअर का काम है देखे कि यार पिछले साल इसने होम ऑफिस डिडक्शन क्लेम की थी, इस साल क्यों नहीं की, वगैरह वगैरह। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे सीपीएफ फॉर्म में 3 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 को कहते हैं स्टैक। स्टैक का मतलब बंदा जो कि कस्टमर से कोऑर्डिनेट करता है, ये देखता है कि हाँ यार जो एज पर उनके को जो कंपनी की एसओपीज होती है सीपीएफ फर्म की, उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट आ गए हैं। मिसाल अगर ऑर्गेनाइजर लेते तो ऑर्गेनाइजर आ गया है, सवालात के जवाब ऑर्गेनाइजर में दे दिए हैं, पिछले साल ये रिटर्न में ये चीज़ें थी, इस साल ये हैं, तो ये उससे सवाल स्टैक कर। स्टैक के बाद आते हैं सारा डेटा वो कंपाइल करता है और प्रिपेयर को दे दिया जाता है, और प्रिपेयर बनाने के बाद रिव्यूअर को दे देता है। ये एक रिव्यू चलता है। लेकिन ये बड़ी कंपनीज में होता है। छोटी कंपनीज बाद एक छोटी कंपनी आई है, ठीक है ना, उन्होंने तो यही कहा कि सर सारा सिस्टम ही आप बनाए। ठीक है, वो हैं उनके पास 700 रिटर्न हैं उनका, लेकिन वैसे उनका कोई सिस्टम नहीं है। उसने किसी इंजीनियर ने किसी उससे खरीदा है वो प्रोफेशनल इंजीनियर, लेकिन उससे चलती भी फर्म। जैसे आपके यहाँ गाड़ियाँ बिकती हैं, वैसे ही यूएस के अंदर अकाउंटिंग फर्म्स भी बिकती हैं। ठीक है, तो कोई भी छोटी अकाउंटिंग फर्म ये लोग खरीद लेते हैं और फिर अपने बिजनेस के अंदर ले आते हैं। तो यूएस के अंदर अकाउंटिंग फर्म्स बिकती हैं, बुक कीपिंग फर्म्स बिकती हैं, टैक्सेशन फर्म्स बिकती हैं, कि वो अपने अपने पूरे पूरे कस्टमर्स आपको दे दिए जाते हैं। तो ये भी एक तरीका बनाने का यूएस के अंदर। ठीक है जी, आप मैंने आपको कहा था कि नेटवर्किंग ग्रुप होते हैं वहाँ पे। नेटवर्किंग ग्रुप का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे नेटवर्किंग करते हैं ना, लिंक्डइन भी एक तरीके से नेटवर्किंग है। तो वहाँ पे जैसे BNI हो गया, एक नेटवर्किंग ग्रुप है। नेटवर्किंग ग्रुप के अंदर क्या होता है, इतना टाइम यूएस में लोगों के पास होता नहीं है कि वो ऐसे ऐसे नेटवर्किंग लिंक्डइन के ऊपर करते फिरें। करते हैं जरूर, करते यूज़ करते हैं, लेकिन वो नेटवर्किंग इतनी नहीं कर रहे होते। ठीक है, बहुत जैसे शाई लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 2 से 4% के लोग हैं। तो वो क्या करते हैं, वो नेटवर्किंग ग्रुप बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, वो नेटवर्किंग ग्रुप हैं। होता है ये नेटवर्किंग ग्रुप्स के अंदर कि मंथली कोई फीस होती है $150-200 या सालाना $700-800 होती है। उसमें क्या होता है कि नेटवर्किंग ग्रुप 40 लोगों का ग्रुप बना देता है अपने अंदर। वो 40 लोगों में होता है इंश्योरेंस एजेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर, बिजनेसमैन, टैक्स कंसल्टेंट, इस मुख्तलिफ प्रोफेशन से लोग हैं ना उसके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर आप उनको दावत देते हैं कि यार मैं टैक्स का काम करता हूँ या बुक कीपिंग का काम करता हूँ, और आपके पास अगर कोई टैक्स का क्लाइंट आए तो आप मुझे दीजिए, मेरे पास इंश्योरेंस का क्लाइंट आएगा तो आपको दूंगा, रियल एस्टेट का क्लाइंट आएगा तो आपको दूंगा। तो ऐसे आप बहुत बेहतरीन नेटवर्किंग चलती है। और मेरी कितनी फर्म्स हैं जिनको मैंने वहाँ रेफर किया और वहाँ से उनको क्लाइंट मिलते हैं। ठीक है ना, तो आप अगर लिंक्डइन के ऊपर किसी इंश्योरेंस ब्रोकर, प्रॉपर्टी एजेंट को
इन सबको भी अगर आप कनेक्ट करना शुरू कर दें तो इनके पास भी बहुत कस्टमर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 14 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं। बस ये कोशिश कीजिए कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, तो होम ऑफिस डिडक्शन इतना ही था, इससे हाँ, अब अगली चीज़ बता देता हूँ कि अब जो मैं कर रहा हूँ वो बस करते रहिएगा। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब आप रेगुलर मेथड यूज करते हैं तो आप घर का डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं। या आप एक्चुअल मेथड या रेगुलर मेथड यूज करते हैं तो आप घर का डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्लेम होगा? मिसाल के तौर पे मैं एक्सेल के ऊपर आपको ले जाता हूँ। एक्सेल फाइल कनेक्ट कर रहा हूँ, रुकिएगा। मिसाल के तौर पे घर की कॉस्ट है, मिसाल के तौर पे $50,000 है विदाउट लैंड, ठीक है। और अब आपने यूज किया है 25%, तो आप क्या करेंगे? 25% लेंगे, ठीक है। 12,500 ये अब आपकी आ गई प्रॉपर्टी की कॉस्ट विदाउट लैंड, ठीक है। अब आपने क्या करना, अगर आप रेगुलर मेथड यूज कर रहे हैं तो आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेंगे, और अगर रेंटल डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे। अभी जिस तरीके से डेप्रिसिएशन करवा रहा हूँ वैसे बस देख लीजिए, समझाऊंगा, 2 क्लासों के बाद आपका आएगा डेप्रिसिएशन, तो उस वक्त समझ आएगा। तो ये क्या है? होम ऑफिस डिडक्शन, का नंबर लिख दीजिए A25। कहाँ जाएगा भाई? में खर्चा जाना, ओके। क्या है ये? ठीक है। कैटेगरी क्या है जनाब? बिल्डिंग है, ओके। कब प्रेस किया है? 01/01/2023। कॉस्ट किया है मेरे लिए 12,500, ओके। सेक्शन 179 क्या होता है? बोनस डेप्रिसिएशन क्या होता है? सब आगे जाके समझाऊंगा, कोई सवाल ना कीजिएगा। डेप्रिसिएशन या बोनस डेप्रिसिएशन एक ही बात होती है, ठीक है। बोले भाई मुझे ना बोनस डेप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए। MACRS मेथड क्या होता है, ACRS मेथड क्या होता है, सब बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आप करेंगे 39 साल। अब 39 साल क्यों सिलेक्ट करेंगे? क्यों? क्योंकि ये घर जो है ना, ये घर आपका है रेजिडेंशियल। अब घर को रेंट पर देते तो इसका जब आप डेप्रिसिएशन देते तो वो होता 27.5% रेजिडेंशियल रेंटल बिल्डिंग के अंदर आता। लेकिन आपने जब इस घर का एक हिस्सा मुक्त कर दिया फॉर कमर्शियल, तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, वो कमर्शियल बेसिस के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। बस इतना सा होता है यूएस में डेप्रिसिएशन, बस 2 करनी होती। यहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए। अगर आप स्टैंडर्ड मेथड यूज कर रहे हैं तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन। अगर आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं देयर डेप्रिसिएशन, बट इसके ऊपर ये पर्सनल है तो डेप्रिसिएशन विल बी क्लेम। ये देखिए $308 का डेप्रिसिएशन दिया, ठीक है जी। ये है आपका डिडक्शन, ठीक है। आगे अभी व्हीकल भी करवाना है, तो यहाँ पे कोई सवाल है तो काइंडली प्लीज हाथ खड़े कर लीजिए और मुझसे सवाल कर लीजिए होम ऑफिस डिडक्शंस के लिए। देन मैं व्हीकल की तरफ चलूंगा। जी वहाब अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। एक छोटा सा सवाल है ये है कि ये जो हम एक्सपेंस क्लेम करें, बिजनेस के अंदर एक्सपेंस क्लेम होगा या पर्सनल टैक्स करना ही जाएगा? ये पर्सनल, अगर आप बिजनेस में, अगर आप स्केड्यूल सी में, देखिए स्केड्यूल सी में चलाइए ना ये, तो अगर आपकी सिंगल मेंबर एलएलसी है तो स्केड्यूल सी में जाएगी, और स्केड्यूल सी में जाएगी तो ठीक है। और सर मल्टी मेंबर कंपनी में किस तरह से ट्रीट होगा? मल्टी मेंबर कंपनी जब आएगी तब देखेंगे। ओके सर। और ये जितना भी एक्सपेंस है सारा जी बताएं। जी आप बोले मैं फिर बोलूँ, आप बोले। सर मेरा सेम आपने जवाब दे दिया कि बिजनेस में ही जाएगा ये, और इन केस अगर बिजनेस से कोई रेंट एक्सपेंस इस तरह के ना हो तभी ये क्लेम हो सकती है। जी हाँ। और सर जो हम लेट्स से कि मैं मेरा जो है घर पे मैं काम कर रहा हूँ और रेंट उसका दे रहा हूँ $10,000 साल का, और मैंने 25% इसमें ऐड कर दिया है। एट द एंड जब मैं अपने एक्सपेंसेस डाल रहा हूँ उसके अंदर रेंट में $10,000 की डालूंगा या उसमें से 75% डालूंगा, क्लेम करूंगा उसमें? खर्चा पर्सनल क्लेम कर ही नहीं सकते। ये तो ऑफिस है तो आप खर्चा क्लेम कर रहे हैं। होम ऑफिस, अगर आपका पर्सनल घर होगा तो ना उसकी यूटिलिटी क्लेम होती है ना उसका रेंट क्लेम होता है। ये तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो हम इनको इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड, वरना ना रेंट क्लेम होता है ना यूटिलिटी क्लेम होती है। आइटमाइज डिडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइटमाइज डिडक्शन में जो लिस्ट दी हुई है कि प्रॉपर्टी टैक्स, वो चीजें सिर्फ आइटमाइज डिडक्शन में जाती है, अदरवाइज ये सारी चीजें जाती नहीं है। ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि अब आपने जैसे बताया था कि अब एम्प्लॉइज़ के लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको तो ये डिडक्शन अलाउ सिर्फ उस वक्त नहीं जब कोविड यानी चल रहा था, ऐसे ही? नहीं कोविड से पहले था, वो भी बहुत पहले था, वो भी खत्म कर दिया था। अच्छा, लेकिन अभी अगर कोई एम्प्लॉई है जैसे, तो उसकी कंपनी रिक्वायर करती है खुद उसको कि यार आप घर से ही काम करें, वी विल पे यू सैलरी, और जो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो हम पे करेंगे, तो फिर भी क्या वो नहीं क्लेम कर सकता? यानी लॉ में रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर या? नहीं अलाउ ही नहीं। ऐसे तो बहुत बड़ा खर्चा बन जाएगा। एक तो कंपनी घर से बैठ के काम करवा रही है, दूसरा इन्वेस्टमेंट के नाम पे $1000 का खर्चा भी क्लेम कर लेगी। बात समझ यानी एम्प्लॉई को इन एनी केस अलाउड नहीं है, सिर्फ हाँ, ये जब ये ट्रेंड नहीं था, अब तो हर कोई घर से बैठ के काम कर रहा है, तो ये तो कंपनी के बेहतरीन फायदा हो गया कि एक बंदे को आपने मतलब ऑफिस भी खाली कर दिया और ऊपर से आपने सबकी डिडक्शन शुरू कर दी। सो दैट्स ओके सर। जी मैदर हैदरी साहब, मेहदी हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर मेरा एक सवाल है सर कि ये रेगुलर मेथड में आपने मॉर्गेज का मतलब कि 10,000 एज्यूम किया और इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स का आपने 3,000 आपने डाला सर। मतलब सर
आपने 10,000 या 3,000 जो आपने अज्यूम किया था, आपने वो सारे का सारा मॉर्गेज जो होता है वही डाला था? मतलब अगर एक घर का मॉर्गेज इंटरेस्ट, mortgage- इंटरेस्ट नॉट द mortgage मॉर्गेज अमाउंट। interest- बिल्कुल सर, मॉर्गेज इंटरेस्ट अगर किसी भी घर का 30,000 हो तो वो 30,000 हाँ डाल के जी वापस- जी जी 1098 मिलेगा ना उसे। मॉर्गेज ऐसे ही नहीं होगा, 1098 का फॉर्म मिलता है ना मॉर्गेज के लिए, वो मिलेगा, उस पर लिखा हुआ होता है। बिल्कुल सर, फिर उन्हीं में से मतलब कि एक परसेंटेज वो लोग हमें मतलब ले लो, हो डिडक्शन जाएगा। देंगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सही है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। माय प्लेजर। जी जावेद इकबाल साहब फरमाइएगा। सर मैंने ये पूछना था कि लेट्स से कि जब कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें एडवांस डिपॉजिट भी होता है हम्म, और एक पीरियड उसमें से डिडक्शन हो जाती है जी कि ईयर एंड ईयर की बाद में क्या? उसका भी कोई पोर्शन जो है ना वो एडजस्टेबल नहीं है? नहीं नहीं, जी जनाब मेरा इंटरनेट हिला था थोड़ा सा। आई एम बैक। जावेद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, मैं समझा की तरफ से। नहीं नहीं सर, ये तो पाकिस्तान में रहते हैं, इस चीज़ों का तो हमें आदत बनानी चाहिए। जी सवाल कीजिएगा प्लीज़ सर। सवाल सर मेरा यही था कि अगर प्रॉपर्टी लेते वक्त जो डिपॉजिट आप देते हैं और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसमें से डिडक्शन कर लेता है लैंडलॉर्ड ऑन अकाउंट ऑफ ईयर एंड ईयर, तो वो उसका कोई पोर्शन एडजस्टेबल है, क्लेमेबल है? ऑब्वियसली अगर वो रेंट की मद में करेगा ना, वो किसी ना किसी खर्चे की मद में एडजस्ट करेगा आपका। जी आपको तो अगर वो रेंट की मद में है तो वो रेंट के एक्सपेंस पे चला जाएगा। अगर वो कहता है कि $10,000 आपने मुझे दिया था, $5,000 मैंने काट लिया है, वो ये है कि आपने ये तोड़ फोड़ की है, ये मैं बनवाऊंगा तो रिपेयर मेंटेनेंस में ले लीजिए, बाकी रेंट की मद में काट लिया मैंने तो रेंट की मद में एक्सपेंस ले लीजिए, खत्म। ठीक है सर। Right? जी फैजानुल हक मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कहिए सर। मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, ये सेकंड मेथड में ना एक टेबल बना हुआ है स्लैब रेट वाला, उसको जरा दोबारा बता दीजिएगा। टेबल स्लेब रेट वाला नहीं बना हुआ, उसके अंदर सिंपल सा टेबल ये है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। मैं अभी समझा देता हूँ आपको, एक रुकिए। हाँ ये है, ये रहा टेबल। इस टेबल की बात कर रहे हैं आप, ये देखिएगा प्लीज, इस टेबल की बात कर रहे हैं। जी सर, इसकी जी जी देखें, इसमें मैंने क्या कहा कि अगर डायरेक्ट खर्चा होगा $1,000 का, ठीक है, और आपने घर का पोर्शन 20% यूज किया है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ये पोर्शन से $1,000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट आ जाएगा $1,000। लेकिन अगर इनडायरेक्ट खर्चा आपने किया है लाइक यूटिलिटी, रेंट या मॉर्गेज, इंश्योरेंस, जो भी वगैरह, तो $1,000 का घर है, आपने 20% यूज किया है, तो ये वाला खर्चा 20% से मल्टीप्लाई होकर 200 आ जाएगा। $200 में टोटल $1,200। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। और कोई सवाल नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर मेरा रेगुलर इंटरनेट कनेक्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सबसे अल्टरनेटिव मैंने कनेक्ट किया है, तो हो सकता है अगर मेरा रेगुलर कनेक्ट हो जाए तो मैं 2 मिनट के लिए दोबारा आपसे माजरत लूंगा। अगर होगा तो, अभी तक मेरा रेगुलर तो अल्टरनेटिव मेथड मेरा नेट यूज हो रहा है, ठीक है। तो अगर यूएस का काम करना है तो 2-3 मेथड्स को प्लीज इंटरनेट को अपने पास रखिए। जब डॉलर में पैसे आते हैं तो बुरा लगता है कि कुछ देर की आपको। चले जी, अब हम चलते हैं हमारा, जैसे हमने सिंपल सा काम किया है बिजनेस यूज फॉर हमारा होम ऑफिस डिडक्शन, ठीक है ना। होम ऑफिस डिडक्शन के अंदर आपको समझ आ गया क्या है। चलते हैं हमारा दूसरा, कि अगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी जो मैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए यूज करता हूँ, तो लेट सपोज अगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी को, जैसे मैंने पर्सनल घर को बिजनेस के लिए यूज कर लिया, इसी तरीके से अगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी, ओबियसली बात काम कर रहा हूँ, लाइक सपोज गार्डिंग का मेरा काम या मेरा टैक्स का काम है मिसाल के तौर पर, तो अब मैं घर पे मैंने ऑफिस बना लिया, तो होम ऑफिस डिडक्शन तो मैंने क्लेम कर ली। अब मैंने गाड़ी है मेरी, तो क्लाइंट के पास विजिट करने मैंने जाना होता है, तो क्लाइंट के पास साल के अंदर मेरे विजिट्स होंगे, मैं क्लाइंट के ऑफिस जाऊंगा, मिलूंगा, या क्लाइंट को बाहर में मिलूंगा रेस्टोरेंट्स वक्त, ठीक है ना, तो वगैरह वगैरह। तो अब मेरी पर्सनल गाड़ी क्या यूज हो रही है, मेरी पर्सनल पर्पस के लिए तो यूज हो ही रही है, लेकिन मेरी पर्सनल गाड़ी यूज हो रही है बिजनेस के लिए भी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सेम होम ऑफिस डिडक्शन के मेथड, जैसे 2 मेथड हैं, सिंप्लीफाइड मेथड और रेगुलर मेथड, उसी को मैं यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन मैं यही कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ यहाँ पर भी व्हीकल के अंदर, कि यहाँ भी नाम तो डिफरेंट है इनके, लेकिन पर्पस वही है। एक सिंप्लीफाइड मेथड है और एक है एक्चुअल मेथड। होम ऑफिस डिडक्शन के अंदर सिंप्लीफाइड मेथड का मतलब क्या था कि 250 स्क्वायर फीट मैंने घर लिया है, घर यूज किया है, मैंने यूटिलाइज किया है, तो अब मैं 250 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई कर दूंगा $5 से, तो $1250 मेरे पास एक खर्चा आ जाएगा। जब मैं अपनी पर्सनल गाड़ी यूज करूंगा तो उसमें भी 2 मेथड हैं, मैं नाम दे देता हूं इसको भी, सिंप्लीफाइड मेथड और रेगुलर मेथड। हालांकि जाता है माइलेज जो है। अब अगर मैं पर्सनल गाड़ी यूज करता हूं और सिंप्लीफाइड मेथड यूज करता हूं, तो वो ये कहता है, अभी जो 2023 में जो वहां पे चलता है माइलेज, यूएस में जैसे स्क्वायर फीट चलता है, उसमें इधर चलता है माइलेज, सिंप्लीफाइड मेथड इन व्हीकल। तो वो माइलेज जितना भी आप यूज करेंगे पूरे साल में, लेट सपोज टोटल माइलेज यूज हुआ है 10,000
5,000 पर्सनल यूज हुआ है और 5,000 बिजनेस के लिए यूज हुआ है। तो हर साल गवर्नमेंट आईआरएस जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस और इन्फ्लेशन को देखकर माइलेज रेट आईआरएस की वेबसाइट के ऊपर दे देती है। 2023 में जो माइलेज रेट है वो है 0.65 सेंट पर माइलेज। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने एक्सेल के ऊपर समझ लेते हैं, अगर मैंने 10,000 माइलेज यूज किया टोटल, ठीक है, बिजनेस का मैंने यूज किया $5,000 और पर्सनल यूज किया मैंने $5,000। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड मेथड अभी से कह रहा हूं, इस मेथड का नाम डिफरेंट है लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि अभी आपने होम ऑफिस डिडक्शन समझा है। तो सिंप्लीफाइड मेथड के अंदर अगर आप व्हीकल यूज कर रहे हैं, पर्सनल व्हीकल फॉर बिजनेस, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है रेट है, पहले आप सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर रहे हैं तो इसमें रेट आप यूज करेंगे 0.65 सेंट पर माइलेज। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे बिजनेस में $3,250 आप क्लेम कर लेंगे अपना एज अ एक्सपेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने होम ऑफिस डिडक्शन में बताया था कि 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं क्लेम कर सकते। अगर एक घर में 2,000 स्क्वायर फीट का घर है और वो अगर 25% यूज करता है तो वो बन गया 5,000 स्क्वायर फीट, 5,500 स्क्वायर फीट, 5,000। तो क्या आपने कहा था सिर्फ 300 अलाव होगा, 200 बढ़ जाएगा, तो क्या माइलेज में भी यही है? नहीं जी, यहाँ पे ना माइलेज की रिस्ट्रिक्शन है ना किसी और चीज की। आप भले 1 लाख माइलेज यूज कर लीजिए पूरे साल, ठीक है, और आप 80,000 माइलेज आप यूज के लिए 20, चलो 95,000 आपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, तो ये आप क्लेम कर दें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब आप यहाँ पे आप माइलेज की आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एबनॉर्मल हो गया ना। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि सर माइलेज फिर कैसे कैलकुलेट होता है, बंदे को तो पता ही नहीं होता कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। तो यूएस के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, कि उनके जो ट्रैकर लगे होते हैं उसके अंदर बाकायदा आप आराम से जब अपना ट्रिप शुरू कर रहे होते हैं तो लिख देते हैं कि बिजनेस ट्रिप है, वो वहाँ पे ट्रैकिंग हो जाती है। और जब आपको साल की रिपोर्ट निकलती है तो वो समरी दे देता है कि टोटल माइलेज इतना चला है, बिजनेस इतना चला है, पर्सनल इतना चला। अब इसकी मैं एक्यूरेसी के ऊपर नहीं जा रहा। मिसाल के तौर पर अब मैं घर से निकला तो डायल कर दिया बिजनेस के लिए, पता चला भाई यार दोस्त के पास भी घूम जाऊं, तो थोड़ा दोस्त से घूम लिया, फिर कस्टमर के पास चले, तो मैं सिक्योरिटी में ये हमारा काम भी नहीं है इसके अंदर जाना। हमें रिपोर्ट आ जाएगी, हम रिपोर्ट देख लेते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड मेथड, जिसे जो अगर आप व्हीकल की टर्मिनोलॉजी में कहें तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड माइलेज रेट, ठीक है ना, इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड रेट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस मेथड को और इसी मेथड को होम ऑफिस डिडक्शन में कहा जाता है सिंप्लीफाइड मेथड, और इसमें कहा जाता है स्टैंडर्ड माइलेज मेथड के नीचे स्टैंडर्ड माइलेज रेट कह लीजिए, ठीक है। अगेन वही कि इसके अंदर होम ऑफिस डिडक्शन में दूसरा तरीका क्या था, रेगुलर मेथड। इसमें भी वही है, रेगुलर मेथड और एक्चुअल मेथड, ठीक है। रेगुलर मेथड या एक्चुअल मेथड में क्या है जनाब, कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट खर्चा नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो घर था, कमरे को मैंने रेनोवेट किया था। अब यहाँ तो गाड़ी के ऊपर जो पैसे लगाऊंगा वो पूरा गाड़ी के ऊपर लगेगा, गाड़ी में कोई परसेंटेज तो है नहीं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ की हुई है एक्चुअल मेथड, ठीक है। आपने ऑयल यूज किया पूरे साल में $2,000 का, टोटल माइलेज था $1,000, बिजनेस माइलेज था $250, तो 25%, तो $2,000 का $500, 500 आपके पास सीधा सीधा आपको स्केड्यूल सी में चला जाएगा। आपने रिपेयर मेंटेनेंस करवाई गाड़ी की। अगर आप एक्चुअल मेथड यूज करते हैं तो मेथड यूज करते हैं, या जिसे हम स्टैंडर्ड माइलेज मेथड कहते हैं वो यूज करेंगे, तो सिंपल जितना माइलेज आपने यूज किया है वो परसेंटेज लगाइए और इंश्योरेंस करवाया, गाड़ी का इंटरेस्ट दिया, ये इसी तरीके से 250% लेके स्केड्यूल सी में चला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिस्टम पे भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। हम पे चलते हैं, इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर गाड़ी आपकी रेंट के ऊपर है तो आप रेंटल एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, और अगर गाड़ी आपकी अपनी है, ठीक है ना, या फाइनेंसिंग के ऊपर है तो आप फिर उसी हिसाब से, अपनी गाड़ी है तो आप उसका, क्योंकि यहाँ पे मोड़गे, अगर आप फाइनेंसिंग के ऊपर गाड़ी है, ठीक है, तो आप उसकी लीज पेमेंट डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करेंगे, उसका लीज रेंट क्लेम करेंगे। लेकिन अगर गाड़ी आपके अपने नाम पर है, अपनी है आपकी, तो फिर इस सूरत के अंदर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे वैसे ही कि जितना परसेंट आपने यूज किया है। और अगर आप सिंप्लीफाइड मेथड या एक्चुअल मेथड में जा रहे हैं तो वहाँ तो ना खर्चा क्लेम होगा ना आपका डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, तो वहाँ रेट देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे बिजनेस यूज ऑफ होम था, उसी तरीके से व्हीकल यूज। और अगर यही मेथड सर अगर एलएलसी के नाम पे ही व्हीकल है तो क्या करेंगे, उसके अंदर तो वही मेथड है, वही ये दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड और एक्चुअल, जो आपका दिल करे, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि मिसाल के तौर पे 1 साल अगर एक्चुअल यूज कर दिया तो दूसरे साल सिंप्लीफाइड कर सकते नहीं, कर इस डिबेट में नहीं जाऊंगा, ये खुद जाके गूगल पे पढ़िएगा, मैंने इसमें दे भी दिया, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देने बैठा हूँ और सिखाने बैठा हूँ कि काम कैसे हो। पीएचडी अगेन में कहूंगा ना, पेपर पास करवाने बैठा हूँ ना पीएचडी करवाने बैठा हूँ, ओके। आपको बनाना है छोटू, और छोटू बनाने से आगे ले जाता हूँ। आगे चलते अगेन वही कि कहाँ खर्चा जाएगा जी, खर्चा जाएगा स्पेल। बहुत सी बातें मैं जानबूझ के नहीं बताता, वो आपके लेवल में है ही नहीं अभी, क्योंकि 2.5 महीने में इतना कुछ आपने करना है अभी कि अगर छोटी छोटी चीजों में पढ़ेंगे ना, पीएचडी करने बैठेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर, तो आप गए काम से, आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये सब एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती रहेंगी। एक टेबल के ऊपर जब आप इंटरव्यू टेबल पे जाएंगे इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज्यादा मुश्किल, ठीक है। ये कर लिया आपका, आ गया, आगे बताते हैं। अब आप बताएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हीकल, तो बता देता भाई, आई लव इट, ठीक है। सेकेंड प्लेस इन सर्विस,
टोटल माइलेज कितना हुआ है $10,000। बिजनेस माइलेज $5,000। कम्यूटिंग का मतलब होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जिसे हम पर्सनल भी कह देते हैं। कौन सा मेथड यूज करना है? हाँ ऊपर से स्टैंडर्ड माइलेज रेट या एक्चुअल मेथड नहीं, मुझे अभी स्टैंडर्ड माइलेज करना है। आइए देखते हैं। ये देखिए कार एक्सपेंस आ गया 3275। नीचे पॉइंट भी दिए हुए होते हैं, 8995 भी क्वालिफाइड 12 प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे एक्सपेंस भी यहाँ आ गया। और अगर आपका कार एक्सपेंस पीएनएल के अंदर दिया हुआ है तो भी आपको इसी तरीके से जाना होगा। बैक एंड से बड़े आपकी कंपनी की कार हो, कंपनी के नाम पे हो, ये तो दोनों मेथड जो है पर्सनल के लिए पर्सनल गाड़ी मैंने बिजनेस के लिए यूज की, या बिजनेस की गाड़ी बिजनेस के लिए यूज की, यही दोनों मेथड यूज होंगे। और बैक एंड से जाकर डेटा डलेगा, यहाँ पे डेटा कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, आगे से देखिए आप $86,000 के ऊपर एक्सपेंस दिया, तो कहाँ पे आप 1 लाख पे टैक्स दे रहे थे, अब आप कितने पे टैक्स दे रहे हैं? $86,907। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मेथड यूज करना है, कुछ नहीं है, सिंपल सा वही तरीका है। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ये तो डर लगा होता है यार मुझे। यस, थैंक यू अमीर यार, आप पहले बता देते हो, थैंक यू सो मच। इकरामुल हक ने भी बताया आपके। आगे चलते हैं। अरे बस भाई अच्छा जी, एक्चुअल पे चलते हैं। एक्चुअल मेथड में बस ये किया, अब गैसोलीन दे $5,000 की साल में बहुत हो जाती है, ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। टेंथ के रिपेयर मेंटेनेंस करवा दी $200 की, तो यार बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा आपको अवेलेबिलिटी कर लेंगे, ठीक है ना। तो $3,000 टायर डलवा दिए थे मैंने $400 पे, चलो। इंश्योरेंस तो मेरा है तकरीबन $300 का, ठीक है ना। बाकी जो है अब इंटरेस्ट मैंने पे कर दिया, चलो ये मैंने पे कर दिया $500 का, चलो है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे परसेंटेज निकालेगा। $1,950। इसका मतलब एक्चुअल मेथड के स्टैंडर्ड यहाँ पे सिंप्लीफाइड मेथड में फायदा था, एक्चुअल में कम हो गया। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं है। जो कस्टमर कह देगा, कस्टमर कहेगा नहीं यार भाई मैंने सिंप्लीफाइड पे ही जाना है, या मैंने स्टैंडर्ड माइलेज के ऊपर जाना है, आपने कोई बहस नहीं करना, उसकी मर्जी। आपके पास समझा देना है कि सर देखें हमेशा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि अगर रेगुलर मेथड के ऊपर आप जाते हैं तो आपको फायदा होता है एक्चुअली रेगुलर, क्योंकि अगर आपके पास स्लिप मौजूद है तो, ठीक है। अगर आपका स्लिप नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर आप स्टैंडर्ड और सिंप्लीफाइड यूज कीजिए अपने आप को, मतलब जीरो से अच्छा ये कि कुछ तो आपके पास आए। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप होम ऑफिस डिडक्शन और स्टैंड कर लेंगे आराम से। ठीक है, ये है हमारा। अगर कोई सवाल तो कीजिए, फिर मैं आपको जो 2 हमारे क्रेडिट्स रह गए हैं उसका मैं सिस्टम पे दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। इसमें भी डेप्रिसिएशन उसी तरीके से होगा जैसे आपका गाड़ी का हुआ था कि आप उसकी परसेंटेज निकाल देंगे, परसेंटेज निकालने के बाद गाड़ी की जो वैल्यू, अगर गाड़ी आपके ना तो। जी जावेद इकबाल साहब फरमाइएगा सर। सर अभी जो इनपुट हमने किया है ये टोटल एक्सपेंस था या जी प्रोपोर्शनल? पूरे साल की टोटल, पूरे साल की टोटल। और बिजनेस यूज का जो प्रोपोर्शन वो खुद करेगा? जी वो आपसे जो माइलेज डाले ना वहाँ से खुद कैलकुलेट करेगा। जी फैसल हक साहब। जी सर। अच्छा सर, ये जो बिजनेस पर्पज के लिए गाड़ी यूज हो रही है, तो इसमें क्या इसकी डेप्रिसिएशन की डिडक्शन मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी, अगर आप रेगुलर मेथड यूज करेंगे तो। अच्छा, रेगुलर मेथड में मिलेगी, गाड़ी स्टैंडर्ड आपके नाम पे सिंप्लीफाइड होगी, नहीं? जी गाड़ी आपके नाम पे होगी और ये होगी तो। ठीक है, ठीक है। ठीक है? और ये डेप्रिसिएशन वैसे ही मेथड कैलकुलेट होगा कि वही परसेंटेज और उसी तरीके से जाएंगे जैसे मैंने होम ऑफिस डिडक्शन का दिखाया। जैसे होम डिडक्शन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक छोटा, ठीक है ना। अच्छा जी जी वहाँ सब फरमाइए। सर एक चीज़ है, इस दोनों केसेस में अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं ऑडिट के चांसेस इसमें भी हैं कि लाइक हम अगर स्टैंडर्ड माइलेज रेट यूज़ करते हैं तो कोई ऑडिट नहीं आएगा, और एक्चुअल यूज़ करते हैं तो आएगा, इस तरह कुछ होता है? नहीं जी जी जी, स्टैंडर्ड माइलेज के अंदर क्योंकि माइलेज को बहुत ज़्यादा अगर आपने वैरी कर दिया, जैसे मैंने बताया कि 95,000 माइलेज हो गया, और अगर एक्चुअल में होता है और आपके पास रिपोर्ट मौजूद है तो आप उसको रखिए, अलाउ है, एलिजिबल है, लेकिन वही बात है फिर आपको प्रूव करना होगा कि भाई उसको कस्टमर को रिपोर्ट मौजूद होगी। ठीक है, आपने रिपोर्ट देखनी है भाईजान, मेरे को आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए जो रिपोर्ट सिस्टम में जनरेट की। सर कस्टमर ये भी तो कह सकता है, लेट्स से कस्टमर का बिजनेस ऐसा है कि जिसमें गाड़ी की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी कहता है कि मेरा ना स्टैंडर्ड माइलेज रेट के अकॉर्डिंग जो है तुम कर दो। हाँ बोले ठीक है दे दो भाई, कोई जरूरत नहीं है, मुझे क्या पता। बोला यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट, आई एम सिंपल, माय जॉब इज टू प्रिपेयर द रिटर्न। लेकिन रिस्क करेंगे नहीं आप तो रिस्क, बस रिस्क उसकी बात है। प्रिपेयर के ऊपर ये रिस्क नहीं आता, प्रिपेयर समझा दे ईमेल के ऊपर ले ले, देन आपका जो वैसे भी अगर सीपीएफ फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई आई से टू वर्क फॉर द सीपीएफ फर्म एंड अर्न इन डॉलर्स। ठीक है ना, मुझे 8 साल के अंदर कभी किसी कस्टमर की कॉस्ट की सीपीएफ फर्म से, बिकॉज दे डोंट नो मी एंड दे डोंट नो माय पार्टनर, दे नो द सीपीएफ फर्म। सीपीएफ फर्म ने ये नहीं कहा यार मुझे उससे पेमेंट नहीं मिली, ठीक है ना, तो पेमेंट गई। यूएस में आप क्या समझते हैं, यूएस में भी एक से एक फ्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ना आपको एडवर्टाइजमेंट का मसला, ना कस्टमर लाने का मसला, ना कस्टमर के क्लेम का मसला, ना आपको रिकवरी का मसला, किसी भी चीज़ का मसला। ठीक है जी, जी फैसल लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे बिल्कुल क्लियर
जी, जज़ाकल्लाह। मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है आपके ऐप अच्छा। देखिए तो मैंने इसको आज ही जॉइन किया है। पीछे जो गुज़रे हैं उसका मुझे आइडिया तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक उसको देखूँगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बंदा ट्रैवल करता है मसलन लोकल ट्रांसपोर्ट से, क्या उसको भी अपने ट्रैवल एक्सपेंसेस में यहाँ पर इस तरह कैलकुलेट कर सकता है, डाल सकता है अपने? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रैवल का डायरेक्ट, वो भी डायरेक्ट खर्चा है। जैसे यहाँ पे ट्रैवलिंग है, स्केड्यूल सी के अंदर ट्रैवल एक्सपेंस के अंदर वो ले जाएगा सिंपल, और उसमें जो खाना खा रहा है, पी रहा है, होटलिंग कर रहा है, वो सब ट्रैवल के खर्चे में आ जाएगा। देन होम ऑफिस डिडक्शन या व्हीकल उसके अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर पर्सनल गाड़ी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि वो गाड़ी जो अगर पर्सनल गाड़ी भले वो ट्रैवल के लिए, इसके लिए, बिज़नेस के लिए होती है। अगर जैसे कि मेरा बिज़नेस पाकिस्तान में है, अभी मैं यूएसए से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ एग्ज़िबिशन में, वहाँ पर अपना मैं लोकल ट्रांसपोर्ट मोस्टली यूज़ करता हूँ या गाड़ी रेंट पे ले ली या इस तरह एयर ट्रैवल किया सारा कुछ। जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इसको मैं यूएसए जो मेरी एलएलसी होगी उसमें काउंट कर सकता हूँ? ये तो बुक कीपिंग का सवाल कराएगा। देखिए मैं बता देता हूँ आपको कि ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन नहीं कर सकते आप ये। पता है क्यों? हुँ। क्योंकि खर्चा यहाँ हुआ ही नहीं। अब आपको एक इनवॉइस बनानी पड़ेगी। मैं आप सबको तो एक जनरल गाइडलाइन दे देता हूँ। जो लोग एलएलसी का काम कर रहे हैं, चलो इन्होंने सवाल कर लिया, पहली क्लास है, इनको थोड़ी लेवरेज दे देते हैं, वरना ये कहेंगे यार होता क्या है जनरली कि ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये आउटसाइड सर्विसेज की मट के अंदर आते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के यूएस में एलएलसी है और पाकिस्तान में उसका बिजनेस है। अब वो खर्चा उसने पाकिस्तान में एम्प्लॉयज भी रखे हैं, पाकिस्तान में रेंट भी दे रहा है, पाकिस्तान में उसने ये जैसे आप अच्छे बताया एग्जीबिशन में भी जा रहा है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, ये सारे खर्चे यूएस के लिए कोई मायने नहीं रखते। आप अपनी यूएस की कंपनी को इनवाइस करेंगे, ठीक है ना, और उसके अंदर भले आप ये सारे खर्चे एज तो यूएस की कंपनी जो आपको इन्वेस्ट करेगी या जो एक्सपेंस पे करेगी वो इनवाइस पे करेगी। ये सारे खर्चे किसी मदद के अंदर यूएस में है ही नहीं। मिसाल के तौर पर एम्प्लॉयज को आप अपने तनख्वाह दे रहे हैं पाकिस्तान में, तो यूएस के अंदर कैसे क्लेम कर सकते हैं? क्यों अगर क्लेम आपकी कंपनी यूएस की कंपनी के पैरोल के ऊपर होंगे अगर ये लोग, तो फिर उसे अपना लॉ यूज करना पड़ेगा, सारी चीजें तो डिफरेंट हो। तो इन शॉर्ट अगर किसी की पाकिस्तान में एलएलसी है, पाकिस्तान में बिजनेस है और यूएस में एलएलसी है, सर्विस के नाम पे एक वो इनवाइस बना दे और वो वहाँ पे पाकिस्तान पैसे मंगवा ले, भले सारे मंगवा ले, ब्रेक इवन के ऊपर एलएलसी को रख ले, ना टैक्स दे यूएस के अंदर, ऑब्वियसली इज पॉसिबल। जी, थैंक यू वेरी मच। माइक प्लीज। चलिए जी, अब हम तो आगे की सेकंड की तो चलो टाइम बहुत हो गया यार, चलो कल देखते हैं इसको। चलो 2-5 मिनट में मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा एडॉप्शन क्रेडिट, ठीक है, इसको जरा मैं दोबारा से उसी लेवल के ऊपर ले आता हूँ, सारी चीजें डिलीट करता हूँ ताकि जरा एडॉप्शन क्रेडिट शेडिट जो है वो हमारा सही हो जाए। ओके, ताकि तो कितना प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट के हिसाब से उतने हम माइनस कर देंगे ताकि ये जीरो हो जाए। बिजनेस इनकम हमारी 87,992, तो इसको मैं वैसे ही कर देता हूँ। जिन लोगों की यूएस के अंदर एलएलसी होती है ना, मुझे समझ नहीं आता कि वो किस पर्पज से यूएस में टैक्स देने के, ना तो उन्हें सवाब मिलता है ना उनके वीजा में कोई फायदा होता है। मैं आपको लिटरली सही बता रहा हूँ। लोग ये समझते हैं यार हम तो E2 करेंगे, भाई E2 बहुत कुछ चाहिए होती है। जब वो कहेगा आप E2 के लिए अप्लाई करते हो और एलएलसी के अंदर आप पैसे रखते हैं, तो वो कहते हैं यार मैं E2 कर दूंगा, तो सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि मेरे भाई मुझे सिंपल सी बात बताइए, वो यही सवाल करेगा जब पाकिस्तान से बैठ के पूरा बिजनेस कर लिया तो जा क्यों रहे हो? तो यूएस में कभी भी पैसे रख के मैं आपको कोई नहीं दे रहा, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जनरल चाहिए, लेकिन अभी पाकिस्तान में हाँ अगर आप आपने पैसे वहाँ रखने हैं, पाकिस्तान नहीं मंगवाने, तो फिर तो आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मैं यहाँ भाई को एडवाइस नहीं दे रहा, ना मैं एडवाइस देता हूँ, जैसे सिंपल सी आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, डोंट गिव एनी काइंड ऑफ एडवाइस। चलिए जी, हम उसी लेवल पे आ गए 25,000 की इनकम को, ताकि समझने में आसानी रहे, कंसिस्टेंसी। अब अगर आपने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, लाइक यही आपने इनकी कैथराइन दी, इनकी बेटी ही अडॉप्ट कर ली इन्होंने 01/02/2021, तो अब क्या होगा एडॉप्शन क्रेडिट के अंदर? तो आपने जाना है यहाँ पर, ठीक है, नाम लिखना है टिंडर किंग, सिक्योरिटी नंबर लिखना है और 01/02/2021 की पैदाइश है बच्ची की, ठीक है। और आपने यहाँ पर जिस साल आपका खर्चा बुक हुआ है, मैं कहता हूँ भाई 2023 दो कर सकते हैं, करंट ईयर ऑफ फ्यूचर ये, मैं कहता हूँ यार मेरा 5,000 का खर्चा लगा दोनों साल, वैसे इनकम का में टैक्स क्रेडिट उसी हिसाब से मिलेगा। $423 का टैक्स क्रेडिट है जी। कहाँ गया स्केड्यूल 1, कहाँ शामिल हुई बताओ जी। स्केड्यूल 3 का कम हो गया, हैरत है। खैर ये $423 का जो है वो आपका के पास नहीं मिला, तो क्रेडिट ही नहीं मिला। ओह ज़बरदस्त, क्रेडिट ही आपको अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि तभी उसने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट कर दिया इसको। तभी ये क्यों क्या हो गया भाईजान, क्यों नहीं दे रहे आप हमको क्रेडिट? बड़ी जलालत करेंगे ये सारे के सारे अगर क्रेडिट नहीं मिला। अगर 2001 का बच्चा कह दिया ना, तब भी नहीं मिला। अच्छा ये आ गया, ये रहा जी एडॉप्शन क्रेडिट आपको मिल गया $23 का ठीक है। अब कैसे मिला, क्यों मिला, इसकी डिबेट में नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसने पहले कैलकुलेट कर लिया, चाहे होम टाइट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट कर दिया 400 और $23 पे 423 को कर दिया, क्योंकि इतनी इनकम के ऊपर इतना ही टैक्स है तो नॉन डिडक्टेबल, ठीक है जी। अब हम चलते हैं साइकिल वाले सेगमेंट। साइकिल आपने खरीदी है, नई गाड़ी खरीदी है आपने, तो आपको कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नई गाड़ी के ऊपर 7,500 का टैक्स क्रेडिट मिलता है, पुरानी गाड़ी के ऊपर फिर 2,500 का मिलता है। तो आपको नई गाड़ी का बता देता हूँ, पुरानी का कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये सब मैंने पीपीटी में लगा दिया भाई, ठीक है, ये सब लगा हुआ है, ठीक है। जो आपको मिलेगी उसके अंदर से आप देख लीजिएगा, जो आपको मिलती है ये मैंने सारी लगा दी, कितना मिलता है, कैसे मिलता है, सारे लॉस वगैरह मैंने आपको लगा दिए हैं।
लेकिन सिस्टम के ऊपर दिखाना बहुत ज़रूरी है। असल मकसद सिस्टम है, वरना सीपीए भी बेचारे रट्टा मार के ही पास होते हैं माशाल्लाह, और फिर उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वैकिल के अंदर आ जाइए। वैकिल में क्लीन, वैकिल क्रेडिट, क्लीन का मतलब ये है कि वही ई वी। तो वैकिल का ईयर क्या है लगा देता हूँ 2023 में, कभी भी खरीद सकते हैं, नहीं। मैक जो है वो आपका टेस्ला है, चलो वो आप तो हर लैंड क्रूजर सब वगैरह बनाते हैं, मॉडल क्या है ट्रक बना देता हूँ, चलो। और VIN नंबर आपका ये मैच करेगा क्योंकि डेटा दिया हुआ होता है। कब प्लेस करिए सर्विस के अंदर 2023। अगला कुछ बाबा दे दीजिए, नो ये खुद पढ़ लीजिएगा। मैं यस टाइम वैसा। अब नई वैकिल के लिए यस कितना टेंटेटिव है मुझे पता है, 7500 मिलता है नहीं है इतना टोटल माइलेज है। मैंने कहा बिजनेस के लिए यूज वर्क करता है, तो माइलेज था 100 बिजनेस के लिए यूज हो गया, नंबर ऑफ मंथ बिजनेस छोड़ दिया। अब अगर पुरानी वैकिल है तो ये कर दीजिएगा, ठीक है ना। योर जॉब इज टू कीप द डेटा एंड गिव द रिव्यूअर, सबसे आसान काम है, ठीक है। अरे फिर कैलकुलेट नहीं किए हो, क्यों जलील करवाते हो हमका यार, फिर कैलकुलेट नहीं किया क्या यार, पता ही नहीं यार काम आता भी है। नो ये 7500 कंप्लीट दे तो दिया, यस भी कर दिए हैं हम, टोटल माइलेज भी दे दिए हैं, नंबर ऑफ मंथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट जो 12 महीने यूज हुआ है, क्या तो दिया है, ये तो दिया है टोटल। इसमें कोई ये हमेशा इसमें मसला होता है, नंबर कम हो जाते हैं। क्या हो गया, आगे हो गया 7500 कंप्लीट। चलो वैकिल VIN जो है ना, इसकी वजह से बाद में मसला करता है ये, लेकिन शायद तो तरीका यही है, कल को जाके चेक कर लीजिएगा, 4-5 तरीके नहीं होता तरीका वैकिल का वही है, तो उसी तरीके से देख लीजिएगा, डेटा डाल के आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। अगर नहीं हुआ तो कल समझा दूंगा, तो ज़्यादा कुछ समझा क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहा पता नहीं क्या मसला हो गया है, क्या होम ऑफिस की वजह इस वजह से। स्केड्यूल 1 2 उठा रहा है, स्केड्यूल 3 उठा रहा है। चलिए जी, आज इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई वो नहीं इसी तरीके से डाल, इतनी सारी चीज़ें मैंने डाली हैं तो कालों का कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है जी। अगर कोई सवाल है तो मुझसे कीजिए, ध्यान इसको हम बाइंड अप करें क्लास में। जी मेहदी हजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एडॉप्शन में मतलब कि जब किसी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, मतलब ये इसमें क्रेडिट हम लोगों को चाइल्ड तभी मिलता है और एडिशनल चाइल्ड तभी, मतलब कि वो भी एज अ चाइल्ड काउंट होता है सर? कौन सा दोबारा सवाल कीजिएगा मालूम। मतलब जब किसी को हम लोग अडॉप्ट करते हैं सर, मतलब कि वो भी हाँ। एज अ चाइल्ड क्रेडिट भी हमें मिलता है उससे, चाइल्ड क्रेडिट जी एडिशनल जी जी चाइल्ड जी जी क्रेडिट। उसको बिल्कुल 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 लेता है, उसके ऊपर चाइल्ड क्रेडिट। सर इसके अलावा एक और सवाल है सर, मतलब ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट है सर, मैं इसके बारे में नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपसे इतना कहूंगा सर, ये जो आपने पहले डिस्कशन किए थे कि जिसका LLC यूएस में है सर, जब ये 1040 एनआर आएंगे तो आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए सर कि मतलब हम लोग टैक्सेस अगर E2 वीजा के लिए वो काम नहीं आता है तो मतलब इसी तरह टैक्सेस देना बेफायदा है, मतलब उसके लिए सर आप अगर थोड़ा डिस्कशन इस तरह एडवाइस देंगे तो बेहतर होगा सर। यार अब मैं कुछ नहीं कहूंगा इसके अंदर, आप किसी कंसल्टेंट से पूछें। आप एक काम करें, सबसे अच्छी एडवाइस ये होगी कि आप किसी वीजा वाले से पूछें, वो आपको ज्यादा देगा, ठीक है। आई बिलीव मी, मुझे पर्सनली कोई वो नहीं है। आप पाकिस्तान में क्यों वहाँ टैक्स दे रहे हैं, पाकिस्तान में दे दीजिए 0.25% टैक्स। जब पाकिस्तान में अल्टीमेटली जब आपका गोल अगर ये है कि मुझे यूएस में पैसे रखने हैं, तो अब आपकी मर्जी है, आपकी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं आपको एलिजिबल है, आप एक इनवाइस पाकिस्तान की कंपनी से यूएस में कीजिए, पाकिस्तान पैसे भी हैं, आप 0.25% अगर आप उसमें रजिस्टर्ड IT सर्विसेज और अगर अदर सर्विसेज भी है तो 1% टैक्स दे दीजिए। तो ये अच्छा नहीं है कि अपने मुल्क में मैं तो सारे पैसे भाई पाकिस्तान लेके आता हूँ, मैं नहीं रखता कोई पैसे वहाँ पे, डॉलर डी वैल्यू हो, PKR डी वैल्यू हो, ठीक है। बहुत से मसले मैं पाकिस्तान में मेरा वीज़ा मौजूद है, मैं फिर भी नहीं जाता वहाँ, ठीक है। और बात नहीं अपनी यार, मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ ना यार, मैं अगर मैं बस वही कहे कि यार यहाँ पे मैं 2 घंटे 4 घंटे काम करता हूँ, यूएस के अंदर जो मैं अगर जाऊँगा तो मुझे 10-10 घंटे 12-12 घंटे जॉब करनी है, काम करना है, कमाऊंगा उतना ही है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में बैठे हुए यूएस के अंदर मेरी डॉलर में इनकम आ रही है और मैं PKR के अंदर एक्सपेंस कर रहा हूँ, तो मेरे पास ड्राइवर भी है, गाड़ी भी है, ठीक है ना। और मेरे पास खाना पकाने वाली भी आती है, झाड़ू मारने वाली भी आती हैं, ठीक है ना। और मैं उठता हूँ बारिश के अंदर लोगों को ऑफिस जाना है, मेरा जो पार्टनर है वो सुबह जॉब कर रहा होता है और वो टैक्सेस पे रहता है, टैक्सेस पे तो बड़ा टाइट तूफान आ रहा होता है, वो तो बेचारा फिर भी ऑफिस जाता है, बोलता है यार तुम सही हो, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा घर का पाकिस्तान का खर्चा कितना, जस्ट लाइक $1000, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट कर लो, मैं हमेशा ही समझाता हूँ, मैंने पिछली क्लास में बड़े के अंदर उन्होंने मुझसे पूछा था सर 1 महीने की इनकम दिखाते हैं आपको, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद करके दिखा दी थी, या पता नहीं उसको रिकॉर्डिंग ऑन थी, तो मैंने कहा यार इतना ही होता है। और ये 8 साल बाद हुआ है, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है। लेकिन मेरे कितने बच्चे हैं, कितनी प्रॉब्लम में बता रहा होता हूँ, उन्होंने LLC लगेंगे, एक ऐसे बच्चे यार बेचारे कि यकीन मानो 50-50 हज़ार रुपये के अंदर 40-40 50-50 हज़ार में रुपये लगे हुए थे। जब मैं उनसे बात करता हूँ ना
ठीक है ना? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर दफा नहीं दिखाऊंगा पर। तो वहाँ अफजल, तो ऐसा ही है कि भाई कि जब उनको वो मुझसे कॉल करते हैं ना, क्योंकि जिनकी ये जॉब लग जाती है तो मैं उनसे बात करता हूँ, कसम खुदा की, उनकी आवाज़ में इतनी नमी होती है कि वो बोलते हैं सर ऐसा सोचा भी नहीं था। क्यों यार, मिसाल एक बच्चा जो 50,000 कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है, 70,000 कमा रहा है, ठीक, और अगर उसकी $700 $800 की आराम से, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है एज यूएस फॉर्म, अगर $700 की उसको जॉब लग जाती है तो वो पाकिस्तानी बनते हैं 2 लाख, उसका क्या लेवल होगा भाई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपकी बातें नहीं बता रहा, हम जो चीजें हैं ये सारे जो ये सक्सेस स्टोरी बता रहे होते हैं, हम कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए नाम छुपा देते हैं लिंक्डइन के ऊपर, अच्छा लगता है वहाँ पे, तो आप लोग करें। मुश्किल है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आसान है क्लाइंट ढूंढना, और लेकिन देखें ना यार, हर चीज का एक टाइम होता है ना। आज आप सीख रहे हैं, ठीक है, मुझे 8 साल लगे यहाँ पे आते आते, पर आपको भी तो लग जाएगा ना। आज चलो आप बोलो, अभी आप लोग जो भी जिस लाइन में बैठे हुए हो, अल्लाह मदद करता है भाई, बस अल्लाह से मांगिए। जब मैं अल्लाह से ये सोच रहा था, अल्लाह ये जो ये सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, क्योंकि भाई मैं सबसे बात बताऊं, मेरे भाई होंगे सीए यहाँ पे, ठीक है ना, तो जब मैंने देखा ना यार सीए मोनोपोली है फाइनेंस के अंदर, तो मैं हूँ, पर मैंने देखा यार कि मेरा सीनियर मैनेजर बनने का चांस ही खत्म हो गया उसके बाद से। तो हमने जॉब को तो खैरबादी करी, तो फिर अल्लाह से सोचा यार अल्लाह चलो सीएफओ तो नहीं बन सकते, ठीक है, तो फाइनेंस वाले का यही ड्रीम होता है सीएफओ, तो यार सीईओ जो होते हैं इनकी इतनी इतनी तनख्वाहें होती है, 10-10 लाख 15-15 लाख, तो यार इतनी क्या कभी हमें मिल सकती है या मुझे मिलेगी पर मंथ? फुल स्टॉप यही कर दूंगा, अल्लाह से इतना मांग लीजिए जितना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा मांगिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको देगा। ठीक है जी, चलिए जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। यार स्पॉटेज मेरी ड्रीम कार है, लेकिन मेरे घर में बड़ा मस्त छोटी गाड़ी आती है स्पॉटेज, तो आसानी से मिल जाती है। अब तो आपको आप 44 लाख रुपए स्पॉटेज के दे रहे हैं, और 38 लाख रुपए आपको, 37 लाख रुपए आपको 18 किस्तों में देने हैं विदाउट फूड, तो अभी तो स्पॉटेज बहुत सस्ती है। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात करते हैं।